क्या कभी सोचा है कि कुछ मल्टीपल चॉइस सवालों से एक पूरे के पूरे साम्राज्य की कहानी खुल सकती है? आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। हमारे सुराग होंगे कुछ सवाल, और इन सवालों के जवाबों को जोड़कर हम दिल्ली सल्तनत के 300 साल लंबे इतिहास की पहेली को सुलझाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन। हर सवाल आगे बढ़ने के लिए एक क्लू है, एक सुराग जो दिल्ली सल्तनत का एक नया पन्ना खोलेगा। और हाँ, यहाँ मकसद सिर्फ करेक्ट आंसर टिक करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि आखिर वही जवाब इतना जरूरी क्यों है। सबसे पहले चलते हैं एकदम शुरुआत में, एक सल्तनत का उदय। आखिर ये इतना बड़ा साम्राज्य जिसके राज हम खोलने निकले हैं, इसकी नींव कैसे रखी गई? कौन थे वो लोग जिन्होंने इसकी शुरुआत की? तो देखिए, किसी भी इन्वेस्टिगेशन का पहला रूल क्या होता है? टाइमलाइन सेट करना। दिल्ली सल्तनत ये किसी एक खानदान की कहानी नहीं है। ये तो 320 सालों में एक के बाद एक आने वाले 5 अलग अलग राजवंशों का सिलसिला था। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। अब शायद ये लग रहा हो 5-5 डायनेस्टीज, इनका ऑर्डर कैसे याद रहेगा? तो इसके लिए एक काफी मजेदार ट्रिक है। सख्त सा लौंडा। हाँ, एस से स्लेव यानी गुलाम वंश, खे से खिलजी, टी से तुगलक, सा से सैयद और एल से लोधी। ये छोटा सा कोड हमारी इन्वेस्टिगेशन में आगे बहुत काम आने वाला है, याद रखिएगा। तो ठीक है, अब आते हैं अपने पहले क्लू पर। सवाल यह है कि याह्या बिन अहमद सिरिंदी, जो एक इतिहासकार थे, उनके मुताबिक इनमें से किस डायनेस्टी का फाउंडर खुद को पैगंबर का वंशज यानी डिसेंडेंट बताता था? अब देखिए, ये सिर्फ एक फैक्ट बेस्ड सवाल नहीं है, ये उस दौर की पॉलिटिक्स से जुड़ा है, अपनी पावर को, अपनी हुकूमत को लेजिटिमेट ठहराने की कोशिश से। और इसका जवाब है ऑप्शन बी, सैयद डायनेस्टी। इसके फाउंडर थे खिज्र खान। अब जरा इसके पीछे की कहानी समझते हैं। देखिए, हुआ ये कि 1398 में तैमूर ने हमला किया और तुगलक डायनेस्टी की कमर तोड़ दी। पूरी तरह से केओस फैल गया था। ऐसे में खिज्र खान आगे आए और उन्होंने पैगंबर से अपने जुड़ाव का दावा किया। क्यों? ताकि लोगों की नज़र में उनकी हुकूमत को एक अलग दर्जा मिले, एक लेजिटिमेसी मिले। ये उस वक्त के हिसाब से एक ब्रिलियंट पॉलिटिकल मूव था। तो ठीक है, एक डायनेस्टी तो शुरू हो गई, लेकिन क्या एम्पायर बनाना इतना आसान होता है? बाहरी खतरों का क्या? अब हमारी कहानी का अगला चैप्टर खुलता है, जो दिल्ली सल्तनत के सबसे बड़े इम्तिहान से जुड़ा है, मंगोलों का तूफान। हमारा अगला क्लू हमें एक बहुत बहुत बड़े क्राइसिस की तरफ ले जाता है। सवाल है कि कुतलुग ख्वाजा के लीडरशिप में मंगोलों ने किस डायनेस्टी के टाइम पर दिल्ली को घेर लिया था और जबरदस्त तबाही मचाई थी। सोचिए, ये वो लम्हा था जब दिल्ली सल्तनत का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, खिलजी डायनेस्टी। और उस वक्त सुल्तान की गद्दी पर बैठा था अलाउद्दीन खिलजी। ये जो मैप है ना, ये साफ दिखाता है कि ये कोई 1-2 हमले नहीं थे। ये मंगोल हमलों की एक पूरी लहर थी, एक के बाद एक, जिसका सामना अलाउद्दीन खिलजी को करना पड़ रहा था। और इस लगातार आने वाले खतरे ने अलाउद्दीन खिलजी को मजबूर कर दिया एक डिफेंसिव जीनियस बनने पर। उसे पता था कि अब सिर्फ बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। उसने दिल्ली में सिरी फोर्ट बनवाए, नई मिलिट्री आउटपोस्ट्स बनाई और सबसे जरूरी, एक ऐसी विशाल स्टैंडिंग आर्मी तैयार की जो हमेशा लड़ने को तैयार रहे। ये सब कुछ सीधे सीधे मंगोलों के खतरे का नतीजा था। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि मंगोलों से निपटने का तरीका हमेशा तलवार ही नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी से काफी साल पहले सुल्तान इल्तुतमिश ने दिमाग से काम लिया था। उन्होंने चंगेज खान के एक दुश्मन को शरण देने से साफ मना कर दिया। ये एक इतना शानदार डिप्लोमैटिक मूव था जिसने उस वक्त की नई नई सल्तनत को चंगेज खान के सीधे सीधे कहर से बचा लिया। अब जरा सोचिए, मंगोलों से लड़ने के लिए इतनी बड़ी सेना तो खड़ी कर ली, पर इस सेना को तनख्वाह कौन देगा? इतने सैनिकों के लिए खाना कहां से आएगा? बस यहीं से हमारी कहानी का रुख मिलिट्री से मुड़कर एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक्स की तरफ हो जाता है। तो हमारा तीसरा क्लू, आते हैं उस पर, वो सीधे इसी प्रॉब्लम से जुड़ा है। सवाल है कि मार्केट रिफॉर्म्स को सख्ती से लागू करने के लिए शहनाए मंडी नाम का ऑफिसर किसने अपॉइंट किया? असल में ये सवाल सेना और बाजार के बीच के गहरे कनेक्शन के बारे में है। और इसका जवाब एक बार फिर ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी। और उसकी स्ट्रैटेजी कमाल की थी। उसने सोचा, अगर मैं सैनिकों की सैलरी नहीं बढ़ा सकता तो कोई बात नहीं, मैं बाजार में जरूरी चीजों के दाम ही इतने कम कर देता हूं कि उनकी सैलरी उनके लिए काफी हो।
उसने हर चीज के दाम फिक्स कर दिए और इस सिस्टम को चलाने के लिए शहनाई मंडी को बिठा दिया, जिसके पास जासूसों का एक पूरा नेटवर्क था ताकि कोई चीटिंग ना कर सके। इतना बड़ा साम्राज्य चलाना कोई आसान काम नहीं था, इसलिए सुल्तानों ने प्रॉपर डिपार्टमेंट्स बनाए। जैसे बलबन ने मिलिट्री के लिए दीवाने अर्ज बनाया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट को कंट्रोल करने के लिए दीवाने रियासत बनाया। इससे पता चलता है कि सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन धीरे धीरे कितना ऑर्गेनाइज्ड होता जा रहा था। अभी तक हमने सिस्टम्स की बात की, डिपार्टमेंट्स की, इकोनॉमी की। अब जरा उन लोगों पे फोकस करते हैं जिन्होंने इस दौर को अपनी शख्सियत से शेप किया। वो रूलर्स, वो रेबल्स और वो थिंकर्स। लौह और रक्त, यानी ब्लड एंड आयरन, ये सिर्फ दो शब्द नहीं है, ये पॉलिसी थी। दिल्ली सल्तनत के सबसे कठोर सुल्तानों में से एक गयासुद्दीन बलबन की। इसका मतलब साफ था, दुश्मनों के लिए कोई रहम नहीं, सिर्फ तलवार और सख्ती। बलबन जानता था कि सुल्तान को सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, अंदर से होता है, अपने ही पावरफुल सरदारों से। इसलिए उसका सबसे पहला काम था तुर्कान-ए-चहलगानी, यानी 40 पावरफुल तुर्क सरदारों के ग्रुप को डिस्ट्रॉय करना। उसके बाद उसने सिजदा और पैबोस जैसे पर्शियन कस्टम शुरू किए, जिसमें सुल्तान के सामने झुकना और उसके कदम चूमने होते थे। मैसेज क्लियर था, सुल्तान ही सबसे ऊपर है। लेकिन ये भी कितनी अजीब बात है कि जिस वक्त सुल्तान लॉ और रक्त की पॉलिसी से अपनी ताकत जमा रहे थे, ठीक उसी दौर में भारत की आम जनता के बीच भक्ति का एक बिल्कुल अलग ही आंदोलन चल रहा था। इसके दो रास्ते थे। एक सगुण भक्ति, जिसमें राम और कृष्ण जैसे साकार ईश्वर की पूजा होती थी, मीरा, सूरदास, तुलसीदास जैसे संतों के जरिए। और दूसरा रास्ता था निर्गुण भक्ति का, जिसमें कबीर और गुरु नानक जैसे संत एक फॉर्मलेस, निराकार ईश्वर की बात कर रहे थे। तो अब सवाल उठता है कि 300 साल से भी ज्यादा चले इस साम्राज्य ने आखिर हमारे लिए पीछे क्या छोड़ा? हमारी इन्वेस्टिगेशन का ये आखिरी हिस्सा इसकी लेगेसी, इसकी विरासत के बारे में है। उन्होंने क्या बनाया और क्या मिटाया। हमारा आखिरी क्लू थोड़ा अलग है। सवाल है कि खजुराहों का मशहूर कंदरिया महादेव मंदिर किस चंदेल राजा ने बनवाया था? सही जवाब है विद्याधर। अब यह सवाल यहां क्यों है? ये हमें याद दिलाने के लिए है कि दिल्ली सल्तनत के टाइम में उसके आसपास दूसरी तरफ कला और आर्किटेक्चर की एक और महान परंपरा भी चल रही थी। तो यहां आकर हमें सल्तनत की लेगेसी की एक मिलीजुली, एक कॉम्प्लेक्स तस्वीर दिखती है। एक तरफ कुतुब मीनार और कुवत उल इस्लाम मॉस्क जैसी शानदार इमारतें हैं जो दिल्ली की शान हैं, उनका कंट्रीब्यूशन है। तो वहीं दूसरी तरफ बख्तियार खिलजी जैसे सेनापतियों के हमलों में नालंदा और विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटीज, ज्ञान के इतने बड़े केंद्र नष्ट भी हुए। 320 साल, सोच के देखिए, 3 सदियों से भी ज्यादा वक्त तक दिल्ली सल्तनत भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी ताकत थी और इसने यहाँ की पॉलिटिक्स, यहाँ के समाज और कल्चर पर एक ऐसी गहरी छाप छोड़ी जिसके निशान आज भी हमें दिखाई देते हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते हमने सिर्फ कुछ फैक्ट्स नहीं जाने, बल्कि उस बुनियाद को समझा है जिस पर आगे चलकर मुगल साम्राज्य और फिर मॉडर्न इंडिया की कहानी लिखी गई। अब आखिरी सवाल वो मैं नहीं पूछूंगा, वो सोचने के लिए है कि सल्तनत के दौर के कौन से इनोवेशंस, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो, मिलिट्री में या इकोनॉमिक्स में, आज भी किसी न किसी रूप में हमारी जिंदगी को इन्फ्लुएंस करते हैं। इस पर सोचना जरूर।